नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इनसाइट। मैं हूं प्रीति सिंह। द एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया यानी AHPI और एक बीमा कंपनी ने यह घोषणा की है कि AHPI से जुड़े अस्पतालों में 10 अक्टूबर से कैशलेस सर्विसेज बहाल की जाएंगी। साथ ही दोनों पक्ष 31 अक्टूबर तक टैरिफ रिवीजन और बाकी लंबित मुद्दों पर सहमति बनाने की दिशा में काम करेंगे। ये व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि मरीजों को कैशलेस केयर लगातार मिलता रहे, जबकि बीमा कंपनियां और अस्पताल स्तर पर उद्योग जगत की वार्ताएं भी जारी रहें। यानी ये राहत की खबर है, लेकिन ये राहत अस्थायी है या अस्थायी, ये देखना भी बाकी है। हाल के दिनों में लाखों मरीजों और उनके परिवार वालों को उस समय भारी आर्थिक और मानसिक तनाव झेलना पड़ा जब अचानक अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच टकराव की वजह से कैशलेस ट्रीटमेंट सुविधा बंद कर दी गई। ये स्थिति भारत जैसे देश में और भी गंभीर हो जाती है, जहां हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अब भी केवल 35 से 40% के आसपास ही है। ऐसे में सबसे बुनियादी सवाल यह है कि जब लोग हर साल भारी प्रीमियम भरते हैं तो उन्हें क्लेम सेटलमेंट और कैशलेस फैसिलिटी में इतनी कठिनाइयां क्यों झेलनी पड़ती हैं। आज इस चर्चा में हम केवल हाल के विवाद और समझौतों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि मूलभूत सवालों पर भी बातचीत करेंगे। क्या हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम मरीज केंद्रित है या प्रॉफिट केंद्रित? क्या कैशलेस एवरीवेयर जैसी नई सुविधाएं सचमुच बदलाव लाएंगी? नियामकों और पॉलिसी मेकर्स की क्या भूमिका होनी चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या भारत में हेल्थ इंश्योरेंस का असली मकसद लोगों का आर्थिक बोझ कम करना है या ये हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस के बीच पावर टसल बन चुका है? और इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए, बातचीत के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान आज इनसाइट में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गिरधर जे ज्ञानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर जनरल हैं द एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ज्ञानी, शुक्रिया सनसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। साथ ही मेरे साथ डॉक्टर KC हरिदास जी जुड़े हुए हैं, PhD इंश्योरेंस फेलो ऑफ द इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कॉम्पोजिट इंश्योरेंस ब्रोकर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हरिदास, आपका भी शुक्रिया सनसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। आप जो पहला सवाल होगा मेरा दोनों से ही होगा। डॉक्टर ज्ञानी, हॉस्पिटल पर्सपेक्टिव से आपसे समझूंगी और साथ ही डॉक्टर हरिदास जो इंश्योरेंस का पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, उसके नजरिए से आप इसका जवाब दीजिएगा। डॉक्टर ज्ञानी, पहले आपसे शुरुआत कर रही हूँ। हाल ही में जो AHPI और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के बीच विवाद हुआ, फिर समझौता हुआ, देश भर में इसके बाद चर्चा छिड़ गई। ये संकट अचानक क्यों खड़ा हुआ, आपको क्या लग रहा है, और इससे मरीजों को किस तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ी, और क्या ये स्थायी समाधान है या अस्थायी राहत है? हाँ, नमस्कार। ये जो घटना हुई है, पिछले 2 महीने से घटनाएं चल रही थी कि कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ने हमारे हॉस्पिटल्स को अपने पैनल से निकाल दिया ना। इससे बहुत समस्या बड़ी हो गई, क्योंकि जो धारक आते थे हमारे अस्पतालों में, अगर उनके पास पॉलिसी मान लीजिए स्टार की है या बजाज की है या किसी और की है, और उन्होंने अगर उन हॉस्पिटल को पैनल से निकाल दिया है, तो फिर पेशेंट्स को कैश पे हमें पेमेंट करना होता था, वो बाद में जाके क्लेम करते थे। ये जो घटना हुई, काफ़ी जगह हुई, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इंश्योरेंस कंपनी से बातचीत की, और मुख्य कारण जो हमें पता लगा वो ये था कि इंश्योरेंस कंपनी जो टैरिफ रेट्स है वो बढ़ा नहीं रही थी, रादर कुछ केसेस में वो कम करना चाह रही थी। ये हमारे हॉस्पिटल्स को ऑब्वियसली मंजूर नहीं था, क्योंकि हॉस्पिटल आजकल मेडिकल इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 12% पे टच कर गया है इंडिया के अंदर। तो ये मुख्य कारण था, और इसकी वजह से फिर हमने सोचा कि सारे हॉस्पिटल से मिलके ये हमने नोटिस दिया, जो 2 या 3 हमारी इंश्योरेंस कंपनी थी, कि भाई हम आपके जो भी मेंबर्स हमारे आएंगे, हमारे सारे मेंबर हॉस्पिटल इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये एक तरह से काउंटर था फ्रॉम व्हाट इंश्योरेंस कंपनीज कर रही थी वो। अब लेकिन इसके ऊपर काफ़ी हमने विचार विमर्श किया, उनको बुलाया, उनके लोग आए, हमारे हॉस्पिटल के लोग भी बैठे साथ में, 4 या 5 मीटिंग्स हुई। उसके बाद में ये समाधान निकला है कि हम जो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है वो हमारे हॉस्पिटल को वापस पैनल पे लेंगी, और सिमिलरली टैरिफ के ऊपर एक वार्तालाप किया जाएगा, जिसमें AHPI भी अपना एक रोल प्ले करेगी, एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेगी। तो ये इस समय समस्या मेरे ख्याल से सुलझ जानी चाहिए, लेकिन जैसे आपने ठीक कहा, हमें इसका परमानेंट सोल्यूशन भी निकालना है। बिल्कुल। डॉक्टर हरिदास, आपका दृष्टिकोण क्या कह रहा है? प्रीति जी, हमने न्यूज़पेपर, बिजनेस न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि 2 इंश्योरेंस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था और फिर रिस्टोर किया, ऐसा खबर था। लेकिन हमारे इधर हमारे एक्सपीरियंस में केरला में किधर भी कैशलेस स्टॉप नहीं किया है, अभी भी चालू है कैशलेस।
रीइंबर्समेंट कस्टमर्स को दोनों ऑप्शन है। ग्रुप मेडिकल पॉलिसी में बहुत इंश्योर्ड द कस्टमर HR डिपार्टमेंट वो प्रेफर करता है कि रीइंबर्समेंट, क्योंकि रीइंबर्समेंट का अमाउंट कम होता है। हॉस्पिटल में गया कैशलेस लिया तो हॉस्पिटल्स मैक्सिमम पॉलिसी का सम इंश्योर्ड उसमें मैक्सिमम सम इंश्योर्ड वो चार्ज करता है। ये रीइंबर्समेंट तो बहुत कम है, इसलिए कॉर्पोरेट्स प्रेफर करता है रीइंबर्समेंट, लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए अभी भी प्रेफरेंस कैशलेस है। कैशलेस अभी भी मिलता है उनको इंश्योरेंस कंपनी से और TPA से। तो डॉक्टर हरिदास, एक चीज़ और बताइए कि भारत में करीब 80% हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स कैशलेस मोड में सेटल होते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कई मरीजों को लास्ट मोमेंट पर रीइंबर्समेंट मोड में धकेला जाता है। इसकी जड़ में आप समस्या क्या मानते हैं? प्रोसेस है, ट्रस्ट डेफिसिट है, या पॉलिसी लूपहोल्स हैं? इनफैक्ट ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, हमारे एक्सपीरियंस में 2-3 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी इन हाउस TPA है, बाहर का TPA को एंगेज नहीं करता। वे लोग कैशलेस में 100% क्लेम सेटलमेंट अभी भी देता है, बिना कुछ कटिंग, इवन नॉन मेडिकल कटिंग नहीं करता, डिडक्शन नहीं करता, पूरा सेटलमेंट करता है। इसलिए थोड़ा प्रेफरेंस है कस्टमर्स का, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का प्रेफरेंस है। लेकिन पब्लिक सेक्टर का एक अपना TPA है, वो थोड़ा क्लेम सेटलमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, इसलिए माइग्रेशन होता है बहुत ग्रुप पॉलिसीज पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को माइग्रेट कर रहा है। अभी आपने पढ़ा होगा कि इन्फोसिस का लास्ट 30 इयर्स नेशनल इंश्योरेंस में था 312,000 एम्प्लॉइज कवर्ड किया था, 30 करोड़ प्रीमियम था। अभी वो ट्रांसफर करके गो डिजिट को दिया। तो ऐसा होता है कि क्लाइंट्स आपका अपने का बेनिफिट देखता है, किधर भी बेटर टर्म्स मिलता है उधर माइग्रेट कर रहा है अभी भी। ठीक है डॉक्टर ज्ञानी, जो आपने शुरुआत में ही बात उठाई और जाहिर तौर पर सवाल है कि समाधान स्थायी है या अस्थायी है, तो जो ये मामले सामने आए हैं, जैसा आपने भी कहा कि सबसे बड़ी शिकायत टैरिफ मिसमैच की रही है, आप मानते हैं कि क्या भारत में एक स्टैंडर्डाइज्ड टैरिफ सिस्टम हेल्थ केयर के लिए संभव है, मुमकिन है? ये एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हॉस्पिटल में अगर हमें टैरिफ का रेट फिक्स करना है, हमने देखिए भारत सरकार के साथ भी मैं काम कर चुका हूं, तब जैसे CGHS के रेट्स आज तक हम लोग साइंटिफिकली फिक्स नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इसके बड़े कारण हैं। हॉस्पिटल सेकेंडरी, टर्शरी या क्वार्टरली केयर का है, Tier 1 टाउन में है, Tier 2 टाउन में है, Tier 3 टाउन में, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं जिसकी वजह से कॉस्टिंग अभी तक सही तरह से हो नहीं पाई है। एक्चुअली हमारी डिमांड रही है सरकार के साथ कि इसको साइंटिफिकली इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, उसके साथ एक कॉस्टिंग किया जाए। इवन सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है इस समय, कि जहां ये कहा जा रहा है कि कम से कम रेंज ऑफ कॉस्टिंग की जाए, उस रेंज के अंतर्गत अगर कोई छोटा अस्पताल है तो कम चार्ज करेगा, बड़ा अस्पताल है तो बड़ा चार्ज करेगा, बड़ी सिटी में है तो इस तरह से ये काम अभी हमने इवन सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। तो इसका समाधान निकलना तो है, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको 2 बातें बताना चाहूंगा कि हॉस्पिटल को कंप्लेन क्या थी इंश्योरेंस की। एक तो ये थी कि लो पैकेज रेट से, जो आपको मैंने बताई, आर्बिट्रेटरी डिडक्शन कर लेते थे इंश्योरेंस कंपनी, पेमेंट का बहुत डिले हो रहा था, और उसके अलावा जो था डिनायल ऑफ जेन्युइन क्लेम्स, ये समस्याएं थी। अब मैं आपको पेशेंट से भी हमने सर्वे कराया, जो पेशेंट थे हमारे उनसे सर्वे कराया, उन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं, अप्रूवल बहुत लेट आता है, इसकी वजह से पेशेंट को डिस्चार्ज करने में बहुत समय लगता है, कई बार वो पार्शियल सेटलमेंट हो रहा है, और कई इंश्योरेंस कंपनी का लिमिटेड नेटवर्क है हॉस्पिटल का। ये समस्या हमने सर्वे से निकलवाई फ्रॉम द पेशेंट। हालांकि मैं दूसरा पक्ष, अगर आप मुझे 1 मिनट और दें, भी रखूंगा कि इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे क्या कहा हमें। उन्होंने ये कहा है कि कुछ हॉस्पिटल ओवरचार्जिंग या इन्फ्लेटेड बिल्स बना रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल अननेसेसरली प्रोसीजर्स या ओवर यूटिलाइजेशन दिखा रहे हैं, और कई बार उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन या डॉक्यूमेंटेशन उनकी तरफ से सही नहीं आता है। तो हमने उनको ये बताया कि भाई देखो, हॉस्पिटल के डॉक्टर और जो आपके पैनल पे डॉक्टर्स हैं उनमें बड़ा फर्क हो सकता है। आपके पैनल के ऊपर जूनियर डॉक्टर होंगे जनरली,
जबकि हॉस्पिटल अगर स्पेशलिस्ट कोई अपना ट्रीटमेंट प्लान बना रहा है तो आप उसको इमीडिएटली आउटराइट रिजेक्शन मत करिए। तो यही डायलॉग हमने अभी शुरू किया है। और मैं आपको ये भी बता दूं, हमने इवन IRDAI से भी बात करना शुरू किया है और इन तमाम चीज़ों को हम लोग एक बना रहे हैं। और जो GIC है, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल जो है, इनको हमने 9 अक्टूबर को बुलाया है दिल्ली के अंदर, जहां उनकी तमाम 8 या 9 इंश्योरेंस कंपनी बैठेगी और हमारे मेंबर बैठेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार हम ऐसा कुछ SOP बनाएंगे कि आगे के लिए वो एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट बन जाए। ठीक है, तो उम्मीद यही है कि SOP बने और सबकी सहमति से बने। डॉक्टर हरिदास, जो अभी डॉक्टर ज्ञानी ने बातें कही हैं उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? और कुछ और पॉइंट्स से मैं चाहूँगी जिनको आप अपने आंसर में इंक्लूड करें। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कैशलेस एवरीवेयर ऐसे इनिशिएटिव्स की बात कर रहा है, लेकिन हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस की जो टसल है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि क्या ये सपना निकट भविष्य में पूरा भी हो पाएगा? साथ ही जो हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, जैसा मैंने कहा था कि भारत में 35 से 40% के बीच है, बावजूद इसके जो लोग इंश्योर्ड हैं उन्हें भी डिनाइल या डिले का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या ये सिस्टम में ट्रस्ट क्राइसिस को दिखा रहा है? और IRDAI ने मैंडेट किया 2022 में कि कैशलेस फैसिलिटी हर पॉलिसी होल्डर को मिले, लेकिन ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन क्यों कमजोर दिखाई देता है? प्रीति जी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA किसी को कंट्रोल करता है? इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज और TPS को कंट्रोल करता है, लेकिन हॉस्पिटल के ऊपर कोई कंट्रोल IRDA के बारे में नहीं है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए एक रेगुलेटर होना जरूरी है। लाइक रेरा में रियल एस्टेट का रेगुलेटर है, ऐसा मॉडल में एक रेगुलेटर हेल्थ इंडस्ट्री को है और उसके अम्ब्रेला में हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस कंपनीज, TPS, इंटरमीडियरीज सब आया तो सिचुएशन बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। अभी तो कैशलेस का इतना प्रॉब्लम नहीं है, छोटा जगह में भी आपको एक हॉस्पिटल कैशलेस नेटवर्क में नहीं है तो प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन में इंश्योर्ड पेशेंट नहीं तो इंश्योर्ड पर्सन और कंपनी अप्रोच कर सकता है इंश्योरेंस कंपनी को, ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल ऐड करना है। प्राइवेट कंपनीज 1-2 दिन में 48 आवर्स में कुछ नया हॉस्पिटल ऐड करता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में टाइम लगता है, 1 महीना 2 महीना होता है। whereas प्राइवेट कंपनीज आर मोर अकोमोडेटिव, सो आपको एक हॉस्पिटल ऐड करना है तो विद इन 48 आवर्स वो ऐड करके देता है। इसलिए कैशलेस इतना मुश्किल नहीं है मेरे बारे में। अच्छा, मुश्किल नहीं है, ठीक है। और डॉक्टर ज्ञानी, जब हम भारत में प्राइवेट हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस के बीच की बात करें तो क्या लगता है पावर बैलेंस किसके पक्ष में है? क्योंकि लगातार हमने देखा है कि दोनों तरफ से अलग अलग तरह के बयान आते हैं और एक तरह से प्रतिक्रिया होती है अलग अलग तरह की, और इसका असर सबसे ज्यादा मरीज पर क्यों पड़ता है? मैं आपको एक फंडामेंटल बात बता रहा हूं कि इस समय हमारे देश में लगभग से 22 लाख बेड है। 22 लाख बेड में से 13 लाख बेड प्राइवेट सेक्टर में और 9 लाख बेड जो है वो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में है। अब अगर टर्शरी केयर की बात करो, जिसकी वजह से मरीज इंश्योरेंस कराते हैं, वो आम बीमारी के लिए नहीं आते हैं, दे कम फॉर दी सीरियस जब एलिमेंट होता है। इसको हम टर्शरी केयर एंड क्वार्टरनरी केयर कहते हैं। जैसे ये 85% ऑफ टर्शरी केयर बेड्स आर विद द प्राइवेट सेक्टर। एक तो बात ये है। दूसरी बात आपको मैं बताऊं, ये टर्शरी केयर बेड्स आपको कहां मिलेंगे? टियर 1 में या टियर 2 टाउन में मिलेंगे। टियर 3 में कुछ होता ही नहीं है। तो ये अब एक और आपको मैं बता दूं, एक्सेसिबिलिटी। जैसे मान लीजिए मैं कर्नाटका का एग्जाम्पल लूं, वहां पे इस समय 4 बेड है पर 1000 पॉपुलेशन। हमें चाहिए एक्चुअली 3, जबकि बिहार में कितने हैं? 0.3। आप देखिए कितना फर्क है। तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पे टर्शरी केयर का इलाज संभव ही नहीं है। तो ये सारे लोग जो है टियर 1 में आते हैं। दूसरी समस्या है कि स्पेशलिस्ट जो है इनकी भारी कमी है। इसकी वजह से क्या है, उनका लिमिटेड है। तो जो डिमांड एंड सप्लाई है ना, जैसे इक्वेशन बनती है, तो कॉस्ट ऑफ मेडिकल जो मैंने बताई थी करीब 12% इन्फ्लेशन चल रहा है। उसके यही कारण है, क्योंकि एक तो अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे पास और एक तरह से स्पेशलिस्ट की कमी है। ऊपर से मेडिकल टेक्नोलॉजी अच्छी एडवांस आ रही है, जिसकी वजह से मरीजों का इलाज बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन उससे वजह से कॉस्ट भी बढ़ रही है।
तो आई थिंक ये सारी बातों को ध्यान में रखते एक ही मैं बात और कहूंगा कि सरकार ने जो भी जीएसटी जीरो कर दी है, इससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। आई थिंक हमारा प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी और कम कर पाएंगी और कुछ समाधान इस दिशा में निकल आएगा। बिल्कुल, जो जीएसटी का हालिया रिफॉर्म है उसके बाद ये बहुत बड़ी उम्मीद भी जगी थी डॉक्टर ज्ञानी। डॉक्टर हरिदास, कुछ और मामले हैं उस पर बताइए आप। जो IRDAI है लगातार रिफॉर्म्स ला रहा है, आपने कहा हालांकि एक और रेगुलेटर की ज़रूरत है, लेकिन IRDAI के जो सुधारों की रिफॉर्म्स की बात करें, सिंप्लीफाइड KYC, फास्टर क्लेम सेटलमेंट रूल्स, क्या ये वास्तव में कंज्यूमर फ्रेंडली हैं या इन बदलावों को आप कैसे देखते हैं? और हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन के जो प्रमुख कारण रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज डिस्क्लोजर सबसे बड़ा कारण बताया जाता है। क्या इंश्योरेंस ट्रांसपेरेंसी में सुधार लाया जा सकता है ताकि मरीजों को बार बार नुकसान ना उठाना पड़े? प्रीति जी, रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस में प्री एग्जिस्टिंग का रिजेक्शन बहुत होता है, लेकिन ग्रुप मेडिकल में यूजुअली प्री एक्सिस्टिंग सब कवर कर रहा है, वेटिंग पीरियड नहीं है, क्योंकि ग्रुप इंश्योरेंस में बल्क प्रीमियम है। क्लेम्स रेशियो अभी 130 to 150% है ग्रुप मेडिकल में, रिटेल में उतना नहीं है, बहुत कम है कंपेयर टू ग्रुप मेडिकल। ये कारण क्या है कि ग्रुप मेडिकल में पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स इन लॉ सब लोग कवर होता है। इसमें इट इज एक्चुअली प्रेजुडिस अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनीज बिकॉज एज फैक्टर इज देयर। दोस 75, 80, 90 aged people are covered under group medical policies, whereas under retail health, insurance company has the option whether to cover aged people or restrict the age up to 70, 80. बिकॉज ऑफ दिस क्लेम्स रेशियो बहुत ज्यादा है इंश्योरेंस, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस में। IRDA कस्टमर फ्रेंडली है, लेकिन वो कुछ ग्रीवेंस IRDA को कस्टमर्स देता है। IRDA एक पोस्ट ऑफिस जैसा एक्टिंग करता है, जस्ट इंश्योरेंस कंपनी को पास ऑन करता है और इंश्योरेंस कंपनी जो बोलता है उस प्रकार ग्रीवेंस क्लोज करता है। ये एक प्रॉब्लम एरिया है। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम एरिया डॉक्टर ज्ञानी अभी बार बार हमारे सामने डॉक्टर हरिदास ने उठाए हैं, क्या आप भी मानते हैं कि ये प्रॉब्लम एरिया हैं? और एक और मैं बात जो आपसे समझना चाह रही थी कि कई रिपोर्ट्स में ये आया है कि जो हॉस्पिटल्स के अगर नेटवर्क से बाहर चला जाता है तो उसके बाद भी मरीजों को काफ़ी जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो झेलना पड़ता है। कैशलेस एवरीवेयर जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं वो इसे किस हद तक एड्रेस कर सकते हैं? अभी आपने देखा होगा एक कॉमन इम्पेलमेंट किट निकाली है IRDA ने, वो उसके 102 पेज का डॉक्यूमेंट है, उससे ये समाधान निकलेगा आगे चल के। इसका मतलब है अगर एक हॉस्पिटल एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़ गया और वो डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो गया तो ऑटोमेटिकली सारे इंश्योरेंस के पैनल पे वो आ जाएगा। ये इसके ऊपर अभी काम शुरू हुआ है और इसके हम बहुत जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये एक समस्या है और बेसिक समस्या मैं फिर से बता रहा हूं कि जो कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर है वो जरूर बढ़ती जा रही है, नंबर 1। इसके लिए हमने ये जनता को मैं सुझाव दूंगा कि आप इंश्योरेंस यंग एज में कराइए जिससे वो उसका प्रीमियम कम आए, नंबर 1। नंबर 2, प्रिवेंटिव हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर आप ध्यान दीजिए। अगर आप 1 रुपया खर्च करेंगे प्रिवेंशन के ऊपर तो आप क्यूरेटिव केयर में 5 रुपए बचाएंगे। तो ये एक दूसरा समस्या है जो समाधान मैं चाह रहा हूं। और ऑप्ट करिए आप नो क्लेम बोनस इंश्योरेंस के ऊपर, इसका भी बड़ा आपको फायदा हो रहा है। एंड फोर्थ चीज जो हरिदास ने कही, ग्रुप इंश्योरेंस में जाइए, उसका भी आपको उससे लाभ मिलता है। तो देखिए बेसिक समस्या है कि कमी है हॉस्पिटल की, नंबर ऑफ बेड्स की कमी है, टियर 1 में सिर्फ सुविधा अवेलेबल है। ये धीरे धीरे करके इम्प्रूव होगी और तब तक हम एक डॉक्यूमेंट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं जिसको हम एक वाइट पेपर निकालेंगे। मेरे ख्याल से 20-30 दिन में ये आ जाएगा, जिससे ये दोनों जो समस्याएं निकाली हैं हॉस्पिटल इंश्योरेंस ने, उसका एक तरह से एक रोड मैप बनाया जाएगा कि आगे से इसके ऊपर दोनों चल के काम करें। उसके बाद भी कोई समस्या आए तो वो ओम्बड्समैन में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो आई थिंक ये हम इस दिशा में काम करना हमने शुरू कर दिया। ठीक है। और डॉक्टर हरिदास, अगर पूरे मार्केट की बात किए जाए तो हमने देखा कि 2024-25 के जो आंकड़े रहे हैं उसके अनुसार भारत में हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो प्रीमियम कलेक्शन है वो 90,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है।
इतना बड़ा मार्केट है ये। लेकिन इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद आप मान रहे हैं कि जो पेशेंट्स राइट्स हैं उनको एडिक्वेटली प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और साथ ही अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उनसे अगर हम कंपेयर करें तो उनकी तुलना में भारत में जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो कैसा है और क्या हम कुछ और सीख सकते हैं? प्रीति जी, क्लेम्स सेटलमेंट रेशियो कंपेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इधर भी इतना ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इधर प्रॉब्लम क्या है वही तो रिजेक्शन होता है। दूसरा टीपीएस पेशेंट्स को पीसमील बेसिस में डॉक्यूमेंट्स पूछता है, एक दो डॉक्यूमेंट पहले पूछता है, बाद में और ऐसा इनको हैरान करता है। और बाद में बहुत रिटेल कस्टमर्स एक क्लेम छोड़ के जो व्हाट एवर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल उसके बेसिस में क्लेम सेटलमेंट के लिए एक्सेप्ट करता है। ये एक प्रॉब्लम एरिया है। और IRDA को इतना बड़ा कंट्रोल नहीं है इंश्योरेंस कंपनी में भी, TPA में भी। वो तो गाइडलाइंस देता है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना तो इंश्योरेंस कंपनी TPA वो इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन बहुत कंपेयर टू इंटरनेशनल इन द सेंस गल्फ एरिया एंड यूरोप एंड ऑल, our medical system I feel is far better. Hospitals are having better facilities than comparable countries anywhere. So patients are getting acha care, good care and treatment they are getting. And regarding rejection तो होता है तो एक दो एरिया है, ग्रीवेंस सेल ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, तो कंप्लेंट कर सकता है। वो भी रिजेक्ट किया तो ओम्बड्समैन जा सकता है। बहुत एवेन्यूज है कंप्लेंट रिड्रेसल के लिए। ठीक है। देखिए, मैं ऐड करूंगा जो विकास जी ने कहा कि मेडिकल क्लेम रेशियो के ऊपर आपने जो सवाल किया है ना, तो हमारे यहाँ जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा या कमीशन जो हमें देनी पड़ती है TPL, ये करीब 35% पे चल रहा है। प्रीमियम आ रहा है ना, उसका 35% हमारा एवरेज मैं बता रहा हूँ आपको। जबकि लगते अमेरिका जैसा कंट्री है जो कि वैसे अदरवाइज बहुत महंगा है, वहां पे 15% के आसपास एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा होता है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो प्रीमियम हम दे रहे हैं उसका सिर्फ मान लीजिए 65% पैसा ही इलाज में जा रहा है। तो हमने ये भी एक सलाह दी है इंश्योरेंस कंपनी को कि आप ये एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे थोड़े से कम करें। ठीक है। और डॉक्टर ज्ञानी, जैसे आपने GST की बात बोली थी कि वो 0% अब होगा, और साथ ही जो सरकार है वो आयुष्मान भारत जैसे योजनाओं से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की कोशिश कर रही है, लेकिन प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम और पब्लिक स्कीम्स में इंटीग्रेशन की कितनी गुंजाइश आपको नजर आ रही है फिलहाल? देखिए, जैसे आयुष्मान भारत है वो 5 लाख रुपए की उसकी लिमिट है पूरी फैमिली के लिए। तो अगर मान लीजिए किसी को किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़े, बाईपास सर्जरी करनी पड़े, तो उसके लिए वो 5 लाख जो है ना वो सम एनफ नहीं होगा। तो हमारी सलाह सबको यही है कि आयुष्मान भारत के साथ साथ भी एक थोड़ा प्रीमियम लेके एक प्राइवेट इंश्योरेंस भी साथ में कर लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आयुष्मान भारत में हालांकि 40% पॉपुलेशन कवर होनी चाहिए, लेकिन ऑन ग्राउंड मेरे ख्याल से अभी भी हम 25-30% के आसपास ही पहुंच पाए हैं। तो अभी हमारी वहां पे पहुंच हुई नहीं है। लाभार्थी जिसको कहते हैं बेनिफिशियरी, वो हम आइडेंटिफाई अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। तो और बाकी जो अबव पॉवर्टी पॉपुलेशन होती है उनको तो बहुत सीरियस राय होनी चाहिए कि दे शुड गो फॉर प्राइवेट इंश्योरेंस, क्योंकि वो हर एक आदमी समझता है मैं तो सब ठीक ठाक हूँ, क्यों बैठ के इंश्योरेंस कराऊं। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रचार होना चाहिए, आपके मीडिया के थ्रू होना चाहिए कि पीपल शुड गो फॉर द इंश्योरेंस। ठीक है। और आखिर में दोनों से मेरा सवाल है, अगर कोई और महत्वपूर्ण बिंदु है तो आप ज़रूर उसे हमारे साथ साझा कीजिए। आगे वे फॉरवर्ड की अगर बात करते हैं डॉक्टर ज्ञानी, भारत में अभी 65% जो हेल्थ केयर खर्च है वो आउट ऑफ पॉकेट है, हम जानते हैं। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस का जो असली मकसद है वो क्या पूरा हो रहा है, या फिर इस दिशा में हम एक तरह से कहें सही राह पर आगे बढ़ रहे हैं क्या? क्योंकि प्राइवेट इंश्योरेंस का पॉपुलेशन अभी 20-22% के ऊपर ही पहुंचा है, तो अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है प्राइवेट इंश्योरेंस का। और आयुष्मान भारत के भरोसे हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। उसका एक मुख्य कारण है, एक तो हम बेनिफिशियरी बहुत कम हम पहुंच पाए, नंबर 2 उस रेट के ऊपर हमारे जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है वो इन बेनिफिशियरी का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, ये ग्राउंड रियलिटी है इस समय। तो भारत सरकार को भी हमने कहा है कि जो रेट है रिम्बर्समेंट के अंडर आयुष्मान भारत उनको भी रिवाइज करे, CGHS के रेट्स रिवाइज करे। तो मिलजुल के प्राइवेट इंश्योरेंस, आयुष्मान भारत, CGHS, अगर ये तीनों मिलके काम करेंगे
तो हम अच्छे खासे पॉपुलेशन को कवर कर पाएंगे। बिल्कुल, और इसीलिए सरकार कोशिश भी कर रही है कि अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, सेक्शंस हैं, उनसे मंथन करके जो सुधार हैं उन्हें जल्द से जल्द लागू भी किया जाए। डॉक्टर हरिदास, आखिर में आपका क्या कमेंट होगा? प्रीति जी, डॉक्टर साहब ने एक अच्छा पॉइंट अभी लाया, क्योंकि सम हेल्थ इंश्योरेंस आपको 40% कमीशन देता है। ये टेंडेंसी ज्यादा है स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से। वो बिजनेस कॉर्नर करने के लिए एजेंट्स को आपको 40% कमीशन देता है। तो कैसे प्रॉफिट बनाएगा? प्रॉफिट बनाने के लिए उनका एक ही रास्ता है, क्लेम्स कटिंग करता है। इसलिए उनके बारे में कंप्लेंट्स ज्यादा है। क्लेम्स कटिंग करके, रेपुटेशन करके उनका बॉटम लाइन प्रोटेक्ट करता है लोग। सो यही एक पॉइंट है। सो प्राइवेट स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस टेंडेंसी यही है, क्लेम्स रेपुटेट करने का ज्यादा है कंपेयर टू अदर प्राइवेट इंश्योरेंस और पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस। बिल्कुल। इसी के साथ चर्चा का जो समय है वो यहीं पूरा हो गया। डॉक्टर ज्ञानी आपका, डॉक्टर हरिदास, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चर्चा से बहुत कुछ चीज़ें साफ हुई हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का असली मकसद केवल पॉलिसी बेचने या प्रीमियम कलेक्ट करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, और ये एक सामाजिक सुरक्षा का कवच है जो हर भारतीय को मुश्किल समय में आर्थिक और मानसिक सहारा दे। ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग दिख रही है, कुछ चैलेंजेस हैं जिनसे हमें पार पाना होगा। ट्रांसपेरेंसी की कमी है, ट्रस्ट डेफिसिट है, और हॉस्पिटल और इंश्योरेंस का जो टसल है वो आगे का जो रास्ता है वो केवल रिफॉर्म्स और रेगुलेशन से नहीं बनेगा, बल्कि पेशेंट्स को केंद्र में रखकर पूरे इकोसिस्टम को पुनर्गठित करना होगा। और जब तक बीमा कंपनियां, अस्पताल और सरकार मिलकर पेशेंट फर्स्ट अप्रोच पर काम नहीं करेंगे, तब तक हेल्थ इंश्योरेंस का सपना अधूरा रह जाएगा। और यही समय है कि जो अब मंथन हो रहा है आगे, वो पेशेंट सेंट्रिक हेल्थ केयर मॉडल की ओर बढ़े, ताकि हम में से हर एक को न केवल इंश्योर्ड हम सब हों, बल्कि सुरक्षित भी हों। इसी के साथ इनसाइट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। More programs of Sunset TV. Subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.